We have three people with us who've each shown what determination can really do in a world where you're faced with obstacles of every kind. And we live in a world of stories, actually. Stories that teach, intrigue, amaze, and overwhelm. Some weigh heavy on the heart, while some make it flutter and fly like a kite in high winds. Among these stories, the ones that linger for a lifetime are the ones that inspire us to hope and to believe. With us today are three souls who each scripted a story of such enduring nature. To call Arunima Sinha the first differently able person to climb Mount Everest is a gross understatement. A better way to describe her is as Arunima, which in Sanskrit means dawn. For she's truly a new dawn of courage, of hope, and most importantly, an unwavering commitment to the task at hand. Mrs. Premlata Agarwal is another person whose name inspires pure awe. This 49-year-old mother of two wrote history when she became the first woman to climb all the seven summits, basically the highest point on each continent. She is quite simply a choice reminder of the pillar of fortitude that we call a woman. And we have Mr. Susan Mahato, a climber of the highest caliber. He reached the roof of the world on 19th May 2013. And the way to the top wasn't exactly a bed of roses for Mr. Mahato. Hailing from a rural background, he conquered obstacles big and bigger on his way to the pages of history. Where words can do a lot, but rarely can they express the honor of meeting true heroes in flesh and blood. For now, I'll have to make do with a smile that sums up my adulation. Welcome Arunima Sinha, Mrs. Premlata Agarwal, and Mr. Mahato. It's truly an honor. Uh, मेरा पहला सवाल अरुणिमा जी आपके लिए है। आपको कैंप 4 से समिट तक 26 घंटे लगे थे, if I am not mistaken. आपको कितना वक्त लगा था प्रेमलता जी? मुझे 12 घंटे लगे थे। That's quick enough. And Mr. Mahato? 11 घंटे। That was a quick. आप तीनों का समिट एक ही दिन पर था? एक साइड से सर। Sorry? समिट पहुंचने में 11 घंटा लगे थे। नहीं, आप तीनों का अटेंड जब कैंप 4 से आप तीनों एक साथ एक ही दिन पर निकले थे कि डिफरेंट दिन के साथ? अलग-अलग दिन पे था। और तीनों को ट्रेनिंग मिसेस बचेंद्री पाल ने किया है? जी हाँ। अरुणिमा जी कुछ कहेंगे उनकी ट्रेनिंग के बारे में? हाँ जी बिल्कुल। मैंने वो जो भारत की पहले ही मैंने 1984 में एवरेस्ट क्लाइम किया था, उन्होंने मुझे ट्रेन किया और मतलब ट्रेन का क्या कह सकते हैं, यहाँ तक कि उनकी बातों में मतलब अगर किसी को बोलना शुरू करें तो अगर सही पूछा तो मुर्दा भी उठ के खड़ा हो जाएगा। उनकी बातों में इतनी ताकत है। That's impressive. प्रेमलता जी, did it help कि एक woman trainer था आपके साथ में that you could relate to? जी, बचेंद्री जी ने मुझे 35 साल की उम्र में माउंटेनियर बनाया, एक हाउसवाइफ से। एक सिंपल हाउसवाइफ थी मैं। मुझे ट्रैकिंग का कुछ नॉलेज नहीं था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन सभी महाद्वीपों के ऊंचे शिखर को छू पाऊंगी, लेकिन उन्होंने मेरे अंदर विश्वास दिलाया कि यू कैन डू, तुम कर सकती हो, एज इज नो बार। और मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ सिर्फ उनके कारण। और टाटा स्टील। सर महातो जी, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा बचेंद्री पाल के साथ? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। मैं ये मीडियम वर्ग से जुड़ा हूँ और रूरल से हूँ। पहले ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर पे टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन का कैंप चलते रहते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव से हम लोग मिल नहीं पाते थे। और जब मैडम तक पहुँचे तो मैडम ने माउंटेनियरिंग के बारे में डिस्कशन किए, सब कुछ बता दी। उसके बाद ट्रेनिंग के बारे में बताई और ट्रेनिंग करने का जो भी खर्चा होगी उसके बारे में, स्पॉन्सर के बारे में बातचीत की। उन्होंने ट्रेनिंग के लिए HMI दार्जिलिंग
एडवेंचर कोर्स, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करने के लिए स्पॉन्सर की। इसके अलावा एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स, सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन कोर्स, सारे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में किए। इसके अलावा अलग अलग जैसे पेगासस इंस्टीट्यूट फॉर एक्सलेंस बेंगलोर भेजे थे। इसके अलावा नॉर्थ नेशनल आउटडोर लीडरशिप स्कूल अमेरिका का संस्थान है। ये सबसे हर साल किसी ना किसी इंस्ट्रक्टर को भेजते रहते हैं ट्रेनिंग में। और इस तरह से मुझे टाटा स्टील से ही शुरुआत से लेके अभी जब भी टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में मैं एक इंस्ट्रक्टर के रूप में कार्यरत हूँ और सारे खर्चा मेरा ट्रेनिंग का टाटा स्टील ने वहन किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मिस्टर महातो जी, आप एक रूरल बैकग्राउंड से है, आप कुछ बताएंगे हमें आपके गांव के बारे में? मेरे गांव से सर, मेरे पहले एक मेघलाल महतो जिन्होंने 2012 में एवरेस्ट समिट किया वो भी है। और इसके अलावा उस एरिया के हर गांव से सबको मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स ये टाटा स्टील के स्पॉन्सर से करवाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को सरकारी नौकरी भी मिल चुका है, जैसे झारखंड पुलिस में बहुत सारे लोगों का नौकरी हुआ। That's refreshing news for a state like झारखंड। मुझे एक बहुत ही क्लीशेड सवाल है आप तीनों के लिए। अरुणिमा जी, पहले आप, रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो है एवरेस्ट, उसके कैसा लगता है जब आप समिट पहुंचे? मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ था उसके लिए। बहुत खुशी हो रही थी। वहाँ ऐसा लग रहा था कि सब कुछ नीचे और हम ऊपर हैं। और इतनी खुशी हो रही थी कि बस इतनी जोर से चिल्लाऊं और कि सारी दुनिया को बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूं। बहुत खुशी हो रही थी। वहाँ सूरज ऐसा लग रहा था कि नीचे से निकल रहा था। बहुत वो एक नया, मतलब मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था। वो येलो, ऑरेंज, कुछ पर्पल, ऐसे कलर के मतलब बादलों के बीच से निकल रहा था सूरज। बहुत सुंदर था वो। तो मेरा सपना पूरा हुआ था। वहाँ पे टॉप पे पहुंच के मैंने चिल्लाने की कोशिश की कि मैं चिल्लाऊं, लेकिन एनर्जी ना होने का मैं बहुत ज्यादा तेज नहीं चिल्ला पाई। लेकिन फिर भी जितनी भी एनर्जी थी मैं चिल्लाई थी। बहुत खुशी हो रही थी। थैंक यू। प्रेमलता जी, आप कुछ बताएंगे आपके एक्सपीरियंस के बारे में ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड? वहाँ पहुंचकर मुझे लगा कि मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई है और ये खुशी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। लगा सब कुछ मिल गया, अब कोई इच्छा बाकी नहीं रह गई है। उस समय मुझे लगा काश मैं अपने गुरु बचेंद्री पाल को मेरे साथ रहती, मेरे फैमिली फ्रेंड सर्कल, मेरे सभी वेल विशर मेरे साथ यहाँ रहते टॉप में, तो मैं उनके साथ अपनी खुशी बांट पाती। 7 समिट में से सबसे डिफिकल्ट एवरेस्ट ही था या फिर अंटार्कटिका? जी नहीं, सबसे डिफिकल्ट मेरे लिए डेनाली और कास्टेंज पिरामिड था। कास्टेंज पिरामिड जहाँ की 100 किलोमीटर्स रेन फॉरेस्ट होके जाना पड़ता है। स्टोन एज के लोग रहते हैं अभी भी वहाँ पर, जो पोर्टर्स थे हमारे साथ। वो लोग बात बात में भाला निकाल लेते थे और लगातार बारिश हो रही थी, घुटनों तक कीचड़, दलदल। वहाँ जितने निकलने की कोशिश करो और दलदल में फंसते जाते थे। बहुत ही डिफिकल्ट रूट था, पूरा टेक्निकल था। समिट वाले दिन रॉक क्लाइंबिंग और उसके बाद लगातार बारिश हो रही है और 100 किलोमीटर रेन फॉरेस्ट से नीचे उतरना था, वो भी बहुत डिफिकल्ट था। और उसके बाद डेनाली, वहाँ का तो एवरेज कैंप 2 जहाँ की हाइट 21,000 फीट है और वहाँ 14,000 फीट में उतनी समानता थी ठंड की, -35 डिग्री। और उसमें 9 दिन मुझे बैड वेदर की वजह से रहना पड़ा था। फर्स्ट टाइम मेरा अटेम्प्ट हुआ नहीं था, मैंने डेनाली दूसरी बार अटेम्प्ट किया था। बैड वेदर की वजह से मैं जा नहीं पाई थी पहली बार। दूसरी बार भी मैं गई तो वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था और वहाँ पोर्टर मिलते नहीं हैं। 55 से 60 केजी तक लोड खुद कैरी करना पड़ता है, आधा स्लेज में लेके जाते हैं। पतली सी रीज रहती है और बहुत ही आंधी चलती है और -40
टेम्परेचर चला जाता है ऊपर में, तो बहुत ही वहाँ का डिफिकल्ट वेदर था। तो एवरेस्ट से ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। जी वहाँ का वेदर एवरेस्ट से भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल जी है। हाँ, एवरेज से भी ज्यादा, तो इसीलिए मेरे लिए वो एवरेज से भी ज्यादा डिफिकल्ट था वो दोनों माउंटेन। मिस्टर मातो, जी। आप जब आपने कोई सूवेनियर कुछ लेके आए वहां से जब आप एवरेस्ट समिट पहुंचे, कुछ याद रखने के लिए कोई रॉक? यादगार में ये रहा सर कि मुझे जो मैडम ने सिलेक्शन करके भेजा, तो ये सबसे बड़ी खुशी हुई कि मुझे अचानक मेरा मेहनत लगन देख के मैडम ने मुझे सिलेक्शन किया, और बाकी इंस्ट्रक्टर भी मेरे साथ थे टाटा स्टील के, लेकिन उनमें से मुझे चुना गया। इसके लिए मैं मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगे। और दूसरी बात है कि सर वहाँ जाके जो खुशी मिली, और कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे ऊंचाई पे इस एवरेस्ट पे आने का, तो बहुत ही खुशी मिली सर। यही खुशी लेके मैं आए, और इस खुशी को मैं रूरल यूथ में हर जगह हर लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। यही मेरे लिए बहुत 8,000 जो बोलते हैं, जितने भी पहाड़ है जो 8,000 मीटर से ऊंचे हैं, देयर आर सम 14 है दुनिया में। जी। आप अगला कोई 8,000 अटेम्प्ट करने वाले हैं अभी नेक्स्ट? जी सर, मुझे तो उम्मीद है, लेकिन मेन है स्पॉन्सर की बात है। अगर स्पॉन्सर मिले तो मैं सभी 14 की जाने के लिए तैयार हूँ। अंडरस्टैंड। प्रेमलता जी, जी आप मुझे भी कोई या जी हाँ बोलिए। आप कोई 8,000 अटेम्प्ट करेंगे नेक्स्ट? जी अगर मौका मिला तो जरूर जाऊंगी, और अभी तो मैं फिलहाल महिलाओं को, उन लोग को भी ये विश्वास दिलाना चाह रही हूँ, जैसे कि बचेंद्री जी ने मुझे विश्वास दिलाए कि तुम कर सकती हो, तो उन्हें भी मैं विश्वास दिलाना चाह रही हूँ कि अगर प्रेमलता कर सकती है तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो इसीलिए एक छोटी सी ट्रैकिंग में लेके जा रही हूँ 12,500 फीट लेडीज लोग को, उसमें मेल मेंबर्स भी है, कि आप लोग भी कर सकते हैं। चाहे आप लोग रेगुलर थोड़ी बहुत बस एक्सरसाइज करने की जरूरत है, कम से कम 12,000 फीट तक तो ट्रैकिंग कर ही सकते हैं। और मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, लेकिन वहां तक तो नहीं पहुंचा जिस चट्टानों को आप छू चुके हैं। बस जी 4-4,500 मीटर हिमाचल में एक दो पहाड़ चढ़ चुका हूँ बस। नहीं, उतना चढ़ सके हैं तो आगे भी चढ़ पाएंगे आप। थैंक यू। अरुणिमा जी, आप एक ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट करने वाले हैं और डिफरेंटली एबल पीपल के लिए, कहाँ तक पहुंचा आपका वो एफर्ट? सर उसका जमीन क्लियर कर लिया, वो इंटरनेशनल पैमाने पे है, उसका जमीन हम लोगों ने क्लियर किया, लेकिन अभी उसका कंस्ट्रक्शन का काम पूरा बाकी है। वो करीब 15 करोड़ 68 लाख का प्रोजेक्ट है, और धीरे धीरे जहाँ तक यकीन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, कि जैसे एक सही दिशा में जो मैंने मतलब फेस किया है, उन बच्चों के लिए फिजिकल चैलेंजर होने के लिए मुझे क्या क्या दिक्कतें उठानी पड़ी थी मुझे, कि और लड़कियां उस चीज को ना दिक्कतें उठाएं, इसलिए वो एकेडमी बना रहे हैं, उस मतलब एक सही दिशा में है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जल्द ही बनेगा, हो सकेगा तो भगवान चाहेगा तो अगले साल से वो शुरू हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। अरुणिमा जी, युवराज सिंह आपके एक इंस्पिरेशन रह चुके हैं, आपने कहा था। माउंटेनियरिंग की दुनिया से कोई इंस्पिरेशन था? बिल्कुल। मैम बचेंद्री पाल को बचपन से मैंने उनको बुक्स में पढ़ा था, कभी नहीं ये सोचा था कि हम उनसे मिल पाएंगे, और लेकिन वो दिन जब आया, मतलब यहाँ तक कि पेंसिल से ड्राइंग बना के उसमें कलर किया था मैंने, लेकिन ये नहीं यकीन था मुझे कि हम कभी उनसे मिल पाएंगे। और जब मेरा एवरेस्ट के लिए मैंने फर्स्ट टाइम जब उनसे मिले, जमशेदपुर गए, मेरे राइट लेग में स्टिचेस लगी थी, फर्स्ट टाइम जब उनसे मिले और उनसे हमने कहा कि मैम एवरेस्ट के लिए हम ट्राई करना चाहते हैं, उनको भी यकीन नहीं एक बार हुआ, और उन्होंने, उनकी आंखों में आंसू आ गया, और उन्होंने कहा कि अरुणिमा, तुमने ऐसे हालात में एवरेस्ट जैसे दुर्गम पहाड़ के बारे में सोचा, तो बेटे तुमने अपने जो एवरेस्ट तय कर लिया, अब तो सिर्फ दुनिया के लिए, और तुम्हारा ये डिटर्मिनेशन रहेगा, मैं जरूर तुम्हारे साथ हूँ, और तुम
बस सच्ची लेवल मेरे साथ आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मतलब उनका वो जब उन्होंने इस तरह के एक्चुअली, और पहले भी मैंने लोगों से कहा था तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक पैर नहीं है। और उस समय जब मैंने प्लानिंग बनाया था एवरेस्ट का तो आर्टिफिशियल लिम्ब भी नहीं लगा था, तो लोगों को यकीन नहीं होता था, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम कहा, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और उन्होंने भी कहा अगर तुम्हारा ये सिचुएशन है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और आगे बढ़ो तुम। तो मेरा हौसला बढ़ा, मैंने कहा कि मैम जरूर। और फिर उन्होंने कहा कि चलो उत्तराखंड और वहां तुम अपने आप को दिखाओ कि हाँ तुम कर सकती हो। और जब हम उत्तराखंड गए और वहाँ एक एक कदम नॉर्मल आदमी के लिए चलना इतना मुश्किल है, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। हर बार यहाँ सड़क से बेस कैंप था, वहां उतरना मेरे लिए राइट लेग में मेरा स्वेलिंग आ जाता था क्योंकि उसमें भी रॉड पड़ा हुआ और लेफ्ट मेरा आर्टिफिशियल है, तो बहुत दिक्कतें होती हैं। एक एक कदम चलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था और नया आर्टिफिशियल था, तो पैरों में मेरे जो कटा हुआ पैर उसमें ब्लिस्टर चारों तरफ से, तो फ्रिक्शन की वजह से उसमें ब्लड निकलने लगा था। मैम जब उसको कभी मेरे साथ में चल रही थी तो वो देखती थी तो बोलती थी मैं बर्दाश्त नहीं करती है, तो मुझे यही बोलती थी मेरा सपना एवरेस्ट का है, तो एक छोटा सा घाव बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो वो गले लगा लेती थी और कहती थी कि रनिमा तू जरूर करेगी। तो उनका भी जो वो चीजें वो मुझे बोलती, जो ये शब्द मुझे बोलती आज भी मुझे याद है। वो ऐसे बोलती थी कि रनिमा जब कभी तुम अगर एवरेस्ट जाना और तुमको अगर ये डर लगे कि अब हम नहीं कर सकते, तो तुम सिर्फ एक कदम पे भरोसा रखना, एक कदम आगे बढ़ाना और देखना कि मुझे तुम्हारे हाथों में। रियली जब मैं एवरेस्ट कर रही थी तो बहुत पेनफुल हो रहा था मुझे, तो उनकी बातें वो याद आ रही थी मुझे कि एक कदम आगे बढ़ा। मैं यही सोच के हर कदम एक आगे बढ़ा दी, तो वो भी मेरी एक प्रेरणा है माउंटेनियर जगत में। और ऐसी हालात में कहते हैं कि जब ठीक से चलना नहीं आया तो मुझे विश्वास किया, टाटा स्टील ने मुझे उस समय विश्वास किया कि मुझे ठीक से चलना नहीं आता था, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। थैंक यू। प्रेमलता जी, जी आपका फेवरेट मेमोरी क्या है ये एवरेस्ट क्लाइंब से? एवरेस्ट जब मैं बेस कैंप में थी, मुझे डिहाइड्रेशन हो गया था, तब मेरे सभी साथी कैंप 3 तक चले गए थे और मैं बेस कैंप में थी। तब मुझे लगा शायद मैं नहीं जा पाऊंगी, पानी भी नहीं पच रहा था मुझे उस समय। तब मैं घर में भी बता नहीं पाती थी कि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लगा सभी चिंता करेंगे। और बचेंद्री जी को भी मैं बता नहीं पा रही थी, मुझे लगा उनको भी चिंता होगी। मैंने उनसे फ़ोन में बात की, सैटेलाइट फ़ोन से, कि मैंने कहा मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। उन्होंने बस आवाज़ सुनते क्या, नहीं तुम कर सकती हो, तुम कर लोगे, और इतने विश्वास के साथ कहा तो मुझे अपने आप पर विश्वास होने लगा कि नहीं मैं कर सकती हूँ। उस समय मैंने घर वालों से भी बात की, बच्चों से, हस्बैंड से, माता पिता से, सबने कहा नहीं तुम कर सकती हो। वो विश्वास इतना स्ट्रांग था सबका मेरे ऊपर, तो उसी विश्वास के सहारे मेरी तबीयत खराब थी, उसके बावजूद भी जब मेरे साथी सभी कैंप 3 से नीचे आ गए और मुझे पूछा गाइड ने तुम जा सकती हो, मैंने कहा नहीं मैं एकदम फिट हूँ और मैं जा सकती हूँ। तो बचेंद्री जी का वो विश्वास इतना स्ट्रांग था और मुझे हर फील्ड में, जब भी मुझे हर माउंटेन में कठिनाइयाँ आती, उनका वो विश्वास मुझे बहुत काम आता और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता। सुमातो, आप एवरेस्ट के समिट पर, टॉप पर कितना वक्त निकालते? आधा घंटा 2.5 hours आप ऊपर ही थे, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और आपका फेवरेट मेमोरी पूरे क्लाइंब से? उससे सर यही हुआ कि अभी एक तो एक्सपीडिशन में मेरा अभी जो भी एक्सपीडिशन होगा, किसी भी हाइट पे जाने के लिए मनोबल जो है और ऊंचा हुआ, आत्मविश्वास बढ़ा कि मैं कर सकता हूँ। जितने भी ऑब्स्टेकल आए उसको हम ओवरकम करने के लिए तैयार हूँ और कर सकते हैं।
ये भावना मुझे है। कॉन्फिडेंस। अरुणिमा जी, आपका फैमिली का कितना सपोर्ट था आपके क्वेस्ट के पीछे? मेरा परिवार, जब मैंने एवरेस्ट का प्लानिंग किया तो मैंने हॉस्पिटल के बेड पे ये प्लान किया था कि मुझे एवरेस्ट जाना है। उस दौरान जब लोग ये सोचते हैं कि मुझे आगे घर जाना या फिर आगे की जिंदगी कैसे जीनी, तो उस समय हम ये प्लानिंग करते थे कि मुझे एवरेस्ट जाना है। तो फर्स्ट टाइम मैंने अपने बड़े भैया से कहा कि मुझे क्या हम एवरेस्ट नहीं कर सकते। तो भैया को ये चीज लगा कि अभी भी इसके अंदर में है हिम्मत कुछ करने की, और भैया ने फिर वहीं से मोटिवेट करना शुरू। लेकिन अभी एक प्लानिंग बनाने में और करने में बहुत अंतर होता है। तो हर बार यही चिंता हो रही थी कि अब कहाँ सही जगह में ट्रेनिंग है या फिर स्पॉन्सरशिप का था। तो भैया ने कहा कि अगर जहाँ चाहे वहाँ अगर सच्ची लगन है तो तुम जरूर कर पाओगी। भैया ने आइडिया दिया कि मैम के पास से लेते हैं और उसके बाद मैम से वही मिले जाते हैं। और स्पॉन्सरशिप के लिए एक्चुअली मैं आर्टिफिशियल में था, तो मेरे जैसे बात ऑक्सीजन में मेरे लिए ज्यादा लगता और शेफा का भी 1 से 2 शेफा, तो मेरे लिए पैसे भी ज्यादा लगते। तो स्पॉन्सरशिप का सबसे बड़ी चैलेंज मेरे लिए था, क्योंकि अभी कहाँ से होगा 30 से 40 लाख करीब 25 से 30 लाख रुपए कहाँ से हम ले आएंगे। एक सही पूछो तो मैंने एक साथ कभी देखे ही नहीं 30 से 40 लाख। बहुत बड़ी बात थी, एक आम बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मेरे परिवार ने कहा कोई बात नहीं, अगर नहीं मिलेगा स्पॉन्सरशिप तो अपने घर बेच देंगे। हमारा परिवार यहाँ पर तैयार हो गया था घर बेचने तक को। तो मम्मी ने स्टार्टिंग में थोड़ा सा रोया था कि एवरेस्ट ही क्यों, जॉब करो और रहो। तो लेकिन जो मेरे अंदर वो आग जल रही थी वो सिर्फ हम समझ पा रहे थे। तो उसके बाद मम्मी ने भी ये चीज कहा कि तुम्हारा ये जिद और ये इस तरीके का जो तुम्हारा डिटर्मिनेशन है तो तुम जरूर करोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मम्मी भी फिर मेरे साथ हुई। एक्चुअली हम भाई बहन सबने आपस में काम बांट के रखा। हमारी बड़ी दीदी थी तो वो मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब रहती तो वो माँ को देखती थी, और मेरा छोटा भाई और बड़े भैया मेरे साथ में रहते। इस तरीके से मुझे वो लोग मतलब सारा कुछ पूरा परिवार, खाना बनाने से लेके सब कुछ, बर्तन साफ करना, यहाँ तक कि मैं अपने आर्टिफिशियल लेग में जूते भी नहीं पहन पाती। तो वो मुझे छोटा भाई मुझे खाना बना के देता था और जूते वगैरह सब पहनाता था, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी धोता था। तो जैसे मेरा परिवार वैसे हर किसी लड़की को परिवार मिले, जैसे भाई बहन मिले, कि वो आगे कुछ कर पाए। क्योंकि हर बच्चे में टैलेंट होता है, हर किसी के अंदर टैलेंट होता है, बस उसको एक प्लेटफॉर्म में लेके दे देती है। जिस दिन प्लेटफॉर्म में जाता है वो अपने आप को पूरा कर देता है। थैंक यू। प्रेमलता जी, आप जब कैंप 4 से समिट तक आपका क्लाइंब हो रहा था, हाउ वाज द वेदर? वेदर कैसे था? उस समय वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था। मैं एक बार तो करीब कैंप 3 क्रॉस कर लिया था। हम लोग येलो बेल्ट के पास पहुंचे थे। उस समय इतनी तेज़ आंधी आ रही थी 80 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से, तो हमें वापस बेस कैंप आना पड़ा था क्योंकि हम लोग जब कैंप 3 में रुकने वाले थे तो वहाँ हमारे सारे टेंट्स डिस्ट्रॉय हो गए थे और हम लोग वापस बेस कैंप आ गए थे। और मैंने फिर 3-4 दिन बाद फिर वेदर थोड़ा ठीक हुआ तो फिर हम लोगों ने दूसरी बार अटेम्प्ट कोशिश की थी, तब हमारा सक्सेस हुआ। उस समय भी वेदर तो बहुत अच्छा नहीं था, लगातार खराब हो ही रहा था। और मेरे ऑक्सीजन मास्क में भी कुछ प्रॉब्लम आ गया था। जब मैं हिलेरी स्टेप के नीचे थी तो बहुत कोशिश कर रही थी ऑक्सीजन मास्क को ठीक करने की और हो ही नहीं पा रहा था। वो हैवी मिटन्स ग्लव्स थे, उससे ठीक करना भी बहुत मुश्किल लग रहा था। और मैंने इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ कि मैंने तुरंत अपना राइट हैंड का मिटन उतारा और नीचे रखा और मास्क ठीक करने लग गए और वो आंधी से उड़ गया ग्लव। और तब तेज़ी से मेरे पैर की उंगलियां, हाथ की उंगलियां ठंडी होने लगी और मुझे यही ख्याल आया कि मुझे क्या करना चाहिए,
क्योंकि नीचे भी उतरती इतनी हाइट में आके 26-27 हजार फीट, तो भी हाथ तो कटने थे, ऊपर भी जाती तो भी कटने थे। लेकिन मेरे मन में यही ख्याल आया कि नहीं, मुझे ऊपर जाना है, या तो एवरेस्ट की चोटी पर या भगवान के पास। और मैंने भगवान को याद किया, इतनी 2 बार, मुझे 3 बार चांस दिया भगवान ने। एक बार डिहाइड्रेशन हो गया, एक बार आंधी आ गई थी तो मुझे वापस बेस कैंप आना पड़ा था, अब ये 3rd चांस था। तो मैंने कहा नहीं, भगवान तो जरूर होते हैं। और मैंने एक स्टेप आगे बढ़ाया और मेरे पैर के नीचे मुझे एक वुलन ग्लव मिला, जो कि वहाँ की हाइट के लिए सूटेबल भी नहीं था। और मेरे लिए ये तो एक चमत्कार से कम नहीं था। मैंने तुरंत वो उठाया और देखा वो राइट हैंड का ही मिटन था, मैंने पहना, जिसमें 4 उंगलियां एक साथ रहती और एक अंगूठा अलग से रहता है। और मैंने मतलब इतनी मेरे अंदर ऊर्जा आ गई, इतनी शक्ति मिली मुझे, और मैं उसी मिटन के सहारे ऊपर समिट में पहुंची और मैंने क्लाइम किया। नीचे मैं उतरी तो मेरी कुछ उंगलियां ब्लू हो गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुई थी। बेस कैंप के बाद मैं शूज़ पहन नहीं पा रही थी और मैं चप्पल पहन के लुकला तक लौटी हूँ, क्योंकि वो पैर बहुत उंगली मतलब बहुत डैमेज हो गई थी उंगली। और एक चीज़ और, जब मैं किसी को बताने लगी तो कोई बिलीव नहीं कर रहा था इस चीज़ को। तो भगवान ने एक और करिश्मा ये किया, जब मेरा समिट का फोटोग्राफ्स है उसमें एक मेरा जो ब्लैक मिटन था हैवी वाला वो है, और एक हाथ में वाइट ग्लव है। हमारे साथ और भी कुछ फैंस हैं और वो भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। जी, श्रेयस मुंबई से, योर क्वेश्चन प्लीज। मेरा एक सवाल है, एक्चुअली तीनों के लिए है जी। कि माउंटेनियरिंग तो बहुत दूर की बात है। मैं तो सुबह उठ भी नहीं सकता कि एक मॉर्निंग वॉक पे जाऊं, इतना भी कमिटमेंट नहीं है मेरे में। तो ये जो आप तीनों ने अचीव किया है कि आप एवरेस्ट तक चढ़े इतने सारी कठिनाइयों के बावजूद, तो ये कमिटमेंट कैसे आता है? मतलब इसको हर रोज कुछ करना पड़ता है या मतलब कैसे? मैं तो सुबह उठ नहीं पाता, वही तो बोल रहा हूँ, माउंटेन चढ़ना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विश्वास, अपने आप पर विश्वास। और आप कोई भी एक गोल फिक्स करना होगा, आपका एम, कि आपका एम क्या है। अब हम लोगों का एम था एवरेस्ट क्लाइंब करना, और उसके लिए हमें अपने आप पर विश्वास था कि हम कर सकते हैं। उसके लिए बस, उसके बाद तो फिजिकल फिटनेस तो 100% चाहिए ही, लेकिन मेंटली स्ट्रेंथ 200% चाहिए कि आप कर सकते हो। और आप अगर 100% चाहते हो कोई फील्ड को, अगर आप अभी बोल रहे हो कि आप बिस्तर से भी नहीं उठ पाते, मॉर्निंग वॉक भी नहीं कर पाते, लेकिन अभी आपका गोल फिक्स नहीं है। अगर आप गोल फिक्स कर लोगे कि नहीं, मुझे आज 1 घंटा दौड़ना है, चाहे आंधी आए या तूफान, मुझे दौड़ना है, आप सोच लो और सोच के सो जाओ और अपना गोल फिक्स कर लो और अपने आप पर विश्वास रखो, तो दूसरे दिन देखो आप जरूर 1 घंटा दौड़ लोगे। आई थिंक कल की मेरा गोल ये होगा कि मुझे उठना है। जी हाँ, तो अगर आप नहीं उठ पा रहे हो तो आप दिल से नहीं चाह रहे हो दौड़ना। हाँ, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। Anyone else with a question? मैं तो उनकी जाऊँगा। श्रेयस। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से मिलके, काफ़ी हद तक बहुत अच्छा लग रहा है, और इतने कॉन्फिडेंस से आप लोग ने इतना बड़ा चीज़ अचीव किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आप तीनों को, आपके मोटिवेशन, एफर्ट्स, आप ये हमारे जैसे जनरेशन के लिए आप एक इंस्पिरेशन कैरेक्टर बन चुके हो हर एक जन के लिए। काफ़ी हेल्पफुल है, और हमें इससे काफ़ी चीज़ सीखने को भी मिलता है कि किस हिसाब से हमें खुद को ट्रेन करना चाहिए, खुद को सेल्फ मोटिवेट करना चाहिए। तो मेरा ये सवाल है कि आपको टाटा स्टील जो है, टाटा स्टील का रोल आपके सक्सेस में क्या महत्वपूर्ण रखता है? टाटा स्टील ने आपके 100%, अगर, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट कोई और कंपनी क्या कोई देगी नहीं। अगर मेरे लिए तो टाटा स्टील
मेरे पेरेंट्स बन के आए, सब कुछ थे, क्योंकि मेरे जैसी इतनी एज में जब कोई बोलेगा कि माउंटेन एवरेस्ट जाएगी तो कोई विश्वास नहीं करेंगे। फर्स्ट बचेंद्री जी ने मेरे ऊपर विश्वास किया और उन पर टाटा स्टील ने विश्वास किया। बचेंद्री जी ने कहा हाँ ये जा सकती है, और टाटा स्टील ने इस एज में मेरे ऊपर विश्वास किया। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और ये विश्वास मुझे हर समय हर पल मेरे मोटिवेट करता था कि तुम्हारे ऊपर विश्वास किया है इतनी बड़ी कंपनी ने, तुमको उसको नीचा नहीं दिखाना है, तुम्हें अपना टास्क कंप्लीट करना है। और मैं आज जो कुछ भी हूँ ये कहते मुझे बहुत बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं टाटा स्टील के साथ हूँ, और टाटा स्टील ने आज मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। क्योंकि प्रेमलता का जब भी नाम आता है बचेंद्री पाल और टाटा स्टील जरूर आता है, नहीं तो प्रेमलता का नाम उनके बिना एकदम अधूरा है। वो कोई जानेगा भी नहीं, केवल प्रेमलता कोई बोलेंगे तो नहीं जानेंगे कोई, साथ में बचेंद्री पाल और टाटा स्टील बोलेंगे तभी प्रेमलता को लोग पहचानेंगे। नहीं अब तो मैं तो सैल्यूट करती हूँ टाटा स्टील को कि आज अरुणिमा को, सुसेन महतो को और भी बहुत लोगों को जो एवरेस्ट जाना चाहते थे उनके अपने मंजिल तक पहुंचाया है। झारखंड से इतने एवरेस्टर हुए हैं टाटा स्टील की बदौलत और बचेंद्री पाल जी की बदौलत। ग्रेट है टाटा स्टील। थैंक यू। अरुणिमा जी, आप टाटा स्टील के बारे में बोलना चाहते हैं? टाटा स्टील ने कोई गर्व करेंगे, टाटा स्टील ने उस समय भरोसा किया मुझे जब ठीक से चलना नहीं आता था। कोई और कंपनी के पास जाते तो क्या क्या अपना एक बॉन्ड बन जाता था, लेकिन टाटा स्टील कभी भी मुझसे एक एप्लीकेशन नहीं मांगा था कि आप एक एप्लीकेशन ले या फिर मेरा हैंड करो या फिर कभी मेरा कपड़ा पहनोगे या फिर कुछ भी किसी प्रकार का कहीं कुछ नहीं मिला। और सिर्फ ये था कि हाँ मैं करना चाहती थी और मैं कर सकती हूँ, इसी बात पे उन्होंने मुझे फुल स्पॉन्सरशिप ट्रेनिंग से लेके एवरेस्ट तक का पूरा स्पॉन्सरशिप दिया और बीच मैम के अंडर में पूरी ट्रेनिंग दिया। मतलब टाटा स्टील कितने लोगों को, मेरे से पहले भी कितने लोगों को उसने स्पॉन्सरशिप किया और मुझे जैसे किया, और ऐसे लोगों को जिनको जरूरत होती है उनको एक वो प्लेटफॉर्म जरूर देता है कि हाँ अगर आपके अंदर करने की क्षमता है तो हम आपको जरूर करवाएंगे। अगर किसी तरीके से और भी कंपनियां आए तो और बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जैसे कि टाटा स्टील करता है। लेकिन ऐसा बहुत मैंने तो देखा है नहीं यार कि मैं जब मुझे एवरेस्ट के लिए जाना था मैंने कहीं और दो दूसरी जगह मतलब और भी जगह पे गए थे, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। तो मतलब अगर टाटा स्टील के बारे में बोला जाए तो सब नहीं है मेरे पास की तो उसकी आज तक मेरी पहचान है पूरी दुनिया में, मेरे पहचान टाटा स्टील की वजह से। आज अगर लोग मुझे जान रहे हैं तो टाटा स्टील की वजह से। पूरा फुल स्पॉन्सरशिप दिया मुझे और ट्रेनिंग भी अपने अंडर मतलब अपने टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन देखिए मुझे ट्रेनिंग कर रहे हैं लोग। अगर और कंपनियां देती भी हैं तो अगर स्पॉन्सर देंगे तो कहीं आधा देंगे, कहीं आधा से भी कम, और ट्रेनिंग कहीं आप बाहर से कर लिया हो। लेकिन मुझे एक कदम चलने से लेके एवरेस्ट तक की पूरी दुनिया में जाने तक सब कुछ टाटा स्टील। तो टाटा स्टील के लिए अगर सही पूछा जाए तो अगर मतलब सही तरीके से उसके लिए एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो सब नहीं कर पा रहे रियली। माधव जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस जनरेशन को? कोई मैसेज है यंगस्टर्स के लिए कि सबका भी अपना पर्सनल पार्ट सबका है लाइफ में, उसको ओवरकम करने के लिए जो कमिटमेंट लगता है वो कैसे आता है? मुझे सर यही है कि जो बेरोजगार रूरल के जो बेरोजगार है उनको और रोजगार के लिए बेरोजगार लाने से अच्छा है कि माउंटेनियरिंग कोर्स करा के एडवेंचर फील्ड में आने के लिए उत्साहित करूँगा और इसके माध्यम से अपने एक संगठन बना के उन लोग अपना रोजगार का साधन बना सकते हैं। ये है सर। प्रेमलता जी, जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस करेंट जनरेशन को? मैं ये कहना चाहती हूँ
कि सबके अंदर वो शक्ति, वो क्षमता होती है जो कि हम लोगों के अंदर है, वो आपके अंदर भी है। हम लोग डे टू डे लाइफ में अपना 20% भी यूज नहीं करते हैं। हम लोग जब डिफिकल्टीज में जाते हैं, माउंटेन में जाते हैं, तो अपना 100% उसमें लगा देते हैं। अगर हम लोग डे टू डे लाइफ में उसका 100% नहीं, 50-60% भी यूज करें तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जो अगर 100% लगाए तो हम लोग सब कुछ अचीव कर सकते हैं, जो फील्ड में हम लोग ऊपर तक जाना चाहें। तो आप अपने अंदर की क्षमता को पहचानिए, अपने अंदर की ताकत को, शक्ति को बाहर निकालिए और अपने आप पर विश्वास करके देखिए कि आप क्या है। थैंक यू। और जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप निकल जाती है। सच वचन जी। हमारे साथ सोनी वर्गीस, यू हैव अ क्वेश्चन? यस, प्रेमलता जी, मेरा सवाल आपसे है कि देखिए, मैं जानता हूँ कि आप एक 2 बच्चों की माँ हैं जी। मेरी भी घर में एक छोटी सी बेटी है मेरी जी। मैं जब रोज दफ्तर के लिए निकलता हूँ तो वो बहुत रोती है जी। और मुझे दफ्तर जाने नहीं देती। तो जी। आप ऐसा क्या आपके बच्चों से कहते हैं ताकि आप जो करना चाह रही है बच्चे आपको अलाउ करें उसको? मतलब आपको काफी दिनों तक घर से बाहर रहना पड़ता होगा, तो आप ऐसा क्या आप अपने बच्चों से कहती हैं कि वो आपको इस सब चीज के लिए एनकरेज करे? जी, मैं तो जब मैंने एवरेस्ट क्लाइम किया तो मेरी एक बेटी की शादी हो चुकी थी और दूसरी बेटी भी MBA कर रही थी। लेकिन बच्चे के साथ हमें फ्रेंड बन के रहना पड़ता है। क्योंकि जब मैं एवरेस्ट जा रही थी, मेरे बच्चे जैसे मुझे लगता था मैं बच्ची हूँ और वो मेरे पेरेंट्स हैं, वैसे मेरा ध्यान रखते थे। मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया था अपने आप को कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या करना। तो उनको बड़ा बनाना पड़ता है बच्चों को। कभी कभी हम लोग को खुद को बच्चा बनना पड़ता है, तब वो लोग इतना अच्छा से हमें संभाल लेंगे। तो आपको भी उनके सामने कुछ दिन बच्चा बनना पड़ेगा, उनको बड़ा बना दो कि उनको बताओ कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो वो, क्योंकि अगर मैं बोलती नहीं मुझे माउंटेन जाना है, ये करना वो करना, तो बच्चे सोचते कि हाँ माँ बाहर कैसे जा सकती है। तो हमने उनको ही बड़ा बना दिया था कि मुझे ऐसा मौका आया, मुझे क्या करना चाहिए। तो वो लोग एक पेरेंट्स की तरह मेरा केयर करते थे। बच्चे बहुत समझदार होते हैं वैसे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रेमलता। अमरीश, you have a question? Amrish, you can't hear you, so let's just move. प्रेमलता जी, मैं एक सिंगल पेरेंट का बेटा हूँ। मेरे पिताजी जब मेरे बचपन में गुजर गए थे जी। और मदर हैज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इन लाइफ जी। मैं कल उनसे ये हैंगआउट के बारे में बात कर रहा था तो उनसे बोल रहा था कि मैं 3 ऐसे सोल से मिलने जा रहा हूँ जो एवरेस्ट चढ़ चुके हैं। And we spoke about you. My mother has personally asked me कि आपको बताएं कि she is a great admirer of yours. Thank you. You're welcome. धन्यवाद। अरुणिमा जी, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे करंट जनरेशन के लिए? बिल्कुल। मैं कभी से इस क्वेश्चन का वेट कर रही थी कि मुझसे ये आप क्वेश्चन जरूर पूछें। एक चीज हम कहना चाहेंगे कि एक 4 लाइन की पंक्ति उसको मैं कहूंगी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तब्दील से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तब्दील से पहले खुदा आके पूछे बोल बंदे तेरी वजह क्या है। तो आप अपने आप को, मेरा कहने का इसका यहाँ से मतलब कि अपने आप को इतना जो टारगेट है इतना फोकस करो उस टारगेट के प्रति, अपने आप को उस टारगेट के प्रति एकदम समर्पित कर दो। कह सकते हैं कि अभी शायद अभी सभी लोग हंसे उस बात पे, अपना दिल जिगर किडनी लीवर सब कुछ लगा दो। आपका लक्ष्य आपके पास होगा, ऊपर वाला भी देने पे मजबूर हो जाएगा। और यही कहेंगे हर आदमी को अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाना चाहिए। उस लक्ष्य के प्रति इतना फोकस करो कि ऊपर वाला भी देने पे मजबूर हो।
थैंक यू, दैट्स वेरी इंस्पायरिंग। एक और सवाल है रनिमा जी। जैसे मैंने कहा, मैं छोटे मोटे हिल्स तो चढ़ लेता हूँ, एक एवरेस्ट जैसा एक्सपेडिशन अंडरटेक करने के लिए सिर्फ फिजिकल, मेंटल ट्रेनिंग तो दूर की बात है, सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग कितनी लंबी होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली कितना वक्त लगता है उसके लिए? ये एक्चुअली होता है कि जब कोई भी क्लाइंबर अगर एवरेस्ट के लिए, या फिर अगर वो मन से सीख रहा है या फिर दिल लगा के सीख रहा है, तो वो बहुत जल्दी ट्रेन हो जाता है, क्योंकि वो उसको चाह होती है उस चीज के, उसके प्रति लगन होती है, ये उस पर डिपेंड करता है। और लेकिन भी सारी चीजों को उसको पता होना चाहिए कि जैसे डिफरेंट पॉइंट मारना, साइड डेविस मारना, जूम कैसे फिट करना है, अपना स्कैलमिना कैसे लगाना है, पिटॉन्स कैसे लगाने हैं, ये सारी चीजें जो बेसिक रूल्स में है, तो वो सारी चीजें जाननी बहुत जरूरी होती है। क्योंकि कुछ जगह ऐसे होते हैं कि सिर्फ आपको ही करना होगा, बाकी वहां पे कोई और तीसरा नहीं होगा, आपको ही खुद करना होता है। तो ट्रेनिंग का एक एक छोटा जैसे पिटॉन्स लगाना, या यहाँ तक कि सेफ्टी कैराबिनर, अपने सीट हाईलाइट से सेफ्टी कैराबिनर कैसे, कौन से गांठ लगानी, कौन से इसमें नॉट लगानी है, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक छोटी सी गलती माउंटेन में आपकी मौत ला सकती है। सी लेवल पे तो हम ये कह के चले जाएंगे सॉरी, लेकिन माउंटेन में नो सॉरी, सॉरी बोलने के कोई चांस नहीं होते हैं। इसलिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माधु जी, हमारे एक फैन ने आपके लिए एक सवाल पूछा है, रेखा। शी वांट्स टू नो कैसा लगता है व्हेन यू आर हीरो फॉर मिलियंस, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, बहुत सारे लोग नाउ दे लुक अप टू यू, हाउ डज इट फील? बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। और एवरेस्ट जैसा एक्सपीडिशन में टोटली हम लोग भी जीटी एमटी लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, लीडरशिप प्रोग्राम चलाते हैं। सेम यहाँ पे भी टीम बिल्डिंग, टीम वर्क, सपोर्ट सिस्टम से लेके एकदम फाइनली आपको तब तक पूरा टीम वर्क ही रहता है सर। और हर सिचुएशन में सिचुएशनल लीडरशिप जैसे दिया जाता है, उस तरह का यहाँ भी एक अपने आप सेल्फ लीडरशिप करते हुए इस एक्सपीडिशन में अचीव करना पड़ता है। थैंक यू। प्रेमलता जी, निसर्ग पाटिल का एक सवाल है आपके लिए। इन समझ लीजिए स्पॉन्सरशिप, एवरीथिंग वर्क्स आउट फाइन, गॉड विलिंग, आप नेक्स्ट कौन सा पीक क्लाइंब करने का प्लान करेंगे? अभी वैसा कुछ सोचा नहीं है मुझे, वैसे कंचनजंगा जाना है नेक्स्ट। कंचनजंगा तो काफी डिफिकल्ट माना जाता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। जी हाँ, एवरेस्ट से ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता है। जी, थैंक यू, वेलकम। अरुणिमा जी, आपके लिए सवाल है, आपका ट्रेनिंग रूटीन जब एवरेस्ट क्लाइंब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे आप, कितने घंटे आपको ट्रेन करना पड़ता था दिन में? एक्चुअली टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में तो आउटडोर 5 दिन जो नीचे ट्रेनिंग होता था, तो स्टार्टिंग दौर में हम इन्हीं के साथ में पूरी एक्टिविटीज जितने रहते थे हम करते थे। लेकिन फिर बाद में जब मुझे चलना अच्छे से आने लगा, तो मैं हर 2 दिन पे ऊपर जाती, यानी कि सुबह 6 बजे से हम निकलते थे और करीब 4 बजे शाम तक चलते थे, लगातार कंटिन्यू चलते थे हम लोग। और स्टार्टिंग दौर में तो मुझे बहुत दिक्कत, आर्टिफिशियल मेरा नया था, तो मेरे पैर के चारों तरफ विस्तार फ्रिक्शन की वजह से फूट जा रहा था। तो स्टार्टिंग दौर में मैंने पैर को खोल के देखते मेरे पैर में ब्लड निकलने लगा, तो देखते थे मेरा उससे टाइम वेस्ट होता था। हर बार हम मन में ये सोचते कि मेरा सपना है एवरेस्ट का, और जितने लोग नॉर्मल रहते थे वो मेरे से आगे निकल जाते थे और हम इससे पीछे हो जा रहे हैं, यही सोचते थे। लेकिन फिर एक संकल्प लेते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम इनसे आगे जाएंगे। और एक्चुअली वो लोग 10 दिन के लिए सिर्फ आते थे और हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करते थे। मैंने किताबों में पढ़ा था कि पत्थर पर रस्सी से रगड़ने से पत्थर में निशान बन जाता है। मैंने उसको अपने लाइफ में फील किया है, महसूस किया है उस चीज को। और
बाद में एक्चुअली पूरा वेट उठा के चलने की मुझे हैबिट कंटिन्यू करने से मेरा अच्छा, मैं चल पाने लगी, अच्छा वेट उठा के मैं कंटिन्यू स्टेमिना बन गई। उसके बाद जब हम लोग टॉप के लिए निकलते थे तो मैं उन लोगों से टॉप पे पहले पहुंचने लगी। तो जितने टाटा स्टील के एम्प्लॉयज रहते थे तो जब मुझसे ये पूछना शुरू किया कि अरुणिमा आप खाते क्या हो, तो मुझे लगा कि हाँ अभी ये है कि मैं कुछ मतलब कर सकती हूँ, मेरा विश्वास और बढ़ा। तो बहुत मतलब और बहुत उस समय खुशी हुई कि हम आज जो मेरा एवरेस्ट का एक पहली सीढ़ी मतलब कंप्लीट हुई कि हम इतना कर सकते हैं, जब लोग ये बात पूछना शुरू किए थे। तो मेरा एक और सवाल है आप तीनों के लिए, अरुणिमा जी पहले आप। कहा जाता है कि एवरेस्ट एक्सपेडिशन में शेरपा जो भाग निभाते हैं इट्स इनवैल्यूएबल, उनका काफी भागदान रहता है पूरा क्लाइंब के लिए, रस्सी बांधना, वहां जाके कैंप सेटअप करना। आपका कोई किसी का स्पेशल जिक्र करना चाहेंगे आप जो आपके टीम में थे? हाँ बिल्कुल, हमारा शेरपा मिस्टर नीमा कांचाम का नाम था। जब बालकनी से हमको मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज करने के लिए हुआ तो नीमा शेरपा ने हमसे बोला कि अरुणिमा नीचे जाना चाहोगी या फिर नीचे भी जा सकते। यहाँ तक कि एजेंसी के लीडर ने भी वॉकी टॉकी से हमसे कहा कि अरुणिमा तुम ऑक्सीजन तुम वापस आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मेरे पास इतनी ताकत हिम्मत है, मैं चल सकती हूँ आगे। तो नीमा ने मुझसे बोला ये बात कि ठीक है अगर तुम चल सकती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, बराबर चलूंगा। और वो मेरे साथ बराबर चला। एक बार जब उसी बालकनी से नीचे निकलते हुए मेरा 2 बार आर्टिफिशियल लिम्ब निकल गया था। एक्चुअली जो कटा हुआ पैर है उससे पूरा खून निकलने लगा था। तो जो सिलिकॉन जेल हम पहनते हैं उसमें से गीला हो जाने की वजह से वो स्किन छोड़ दे रहा था। तो पैर मेरे आंखों में आंसू आ गया था कि उस एल्टीट्यूड में हम पैर कैसे खोल के सही करें। अगर ज्यादा देर तक रुकते हैं तो मेरा ऑक्सीजन लिमिटेड है, और देर तक रुकते हैं तो शेरपा छोड़ के जाने का डर था। लेकिन पैर और हिम्मत नहीं हारी मैंने यही सोचा ठीक है ऊपर वाले आपके पास जितनी ताकत है आप लगा लो, और मेरे पास जितनी ताकत है मैं भी लगाऊंगी, जिंदा वापस जाऊंगी। एक हाथ से रोप को पकड़ा है और दूसरे हाथ से सिर्फ आर्टिफिशियल लिम्ब को सहारा देके पैर को घसीटते हुए रॉकी फेस तक आए। जब उसको खोला मैंने तो मेरे शेरपा ने उसको देखा तो वो बोला कि अरुणिमा इतना खून और तुम चल कैसी रही? और बोला कि अब चाहे कुछ भी हो मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगा, साथ में ही चलूंगा। तो मुझे वो जो पल है वो अभी भी मेरे आंखों में आंसू, मतलब कि वो पल जो था कि कभी मैं ना भूल सकती हूँ कि वो ऐसी कंडीशन थी कि मेरा पैर एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा तेज नहीं चल पाई। तो जितने और क्लाइंबर थे वो फटाफट सब लोग नीचे आने लगे और स्नोफॉल तेज और हवा बहुत तेज चलने लगी थी। मेरे सामने यही था कि या तो ऑक्सीजन खत्म होता तो वो मेरी डेथ शेरपा छोड़ के चला जाता। तब भी जब शेरपा ने ये बात बोला कि नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी हिम्मत बनी कि मैं आप जिंदा पहुंच पाऊँ। करीब रात को 8 बजे हम सामपुर पहुंचे थे। एक्सट्रीमली इंस्पायरिंग। प्रेमलता जी आप कुछ जिक्र करना चाहेंगे शेरपा के हेल्थ के बारे में? पहले तो मैं उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं की उसके बारे में करना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं काठमांडू आई थी मेरी बेटी जिनकी शादी हो चुकी थी मुझे सी ऑफ करने आई थी, और शेरपा ने सोचा, जो मेरा गाइड था उसने सोचा कि मेरी बेटी एवरेस्ट जा रही है। क्योंकि जब मैं हार्नेस पहन के रॉक क्लाइंबिंग का प्रैक्टिस के लिए तैयार हुई तो उसने बोला बेटी कहाँ है? मैंने कहा वो तो गई, क्यों उसको एवरेस्ट नहीं जाना? मैंने कहा एवरेस्ट तो मैं जा रही हूँ। तो हंसने लगा, आप एवरेस्ट जा रही है, मजाक क्यों कर रही है, इस एज में वो भी एक इंडियन लेडी एवरेस्ट जाएगी? मैंने कहा क्यों? उसी समय वो मुझे डेमोरलाइज कर दिया पहले ही बार ही। मुझे भी लगा शायद मैं नहीं जा पाऊंगी। फिर और जब भी मैं जाती हाइट गेन करने के लिए या कभी लैडर क्रॉस करना, वो ऐसे देखता पता नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी।
तो हमेशा ऐसे बोलता था, आप ऐसी फैमिली से आई हो जो कंफर्ट जोन में रहते हैं, आपको क्या पड़ा है, एवरेज जाके कर क्या लेगी आप, और आप जा भी नहीं पाएगी, आप घर चली जाइए। और जब भी मुझे उसके मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती मुझे डिमोरलाइज करता, आपके बस का नहीं है। और जब मेरे पैर में कुछ प्रॉब्लम था, उसने देखा उससे ब्लीडिंग हो रही है, तब तो वो बोला कि नहीं आप एकदम चले जाओ। और एक बार जब डिहाइड्रेशन हुआ तब भी मेरे पीछे पड़ गया कि आप वापस चले जाओ। उसके बाद जब मैं कैंप 23,000 फीट से जब मुझे वापस आना पड़ा था, जब आंधी चल रही थी, तब बोला बस आपका तो यहीं तक का क्लाइम हो गया, इतना भी लोग आ नहीं पाते, आप तो लकी है यहाँ तक पहुँच गए, अब बहुत हो गया। हाथ जोड़ा और बोला आप वापस चले जाइए, आप ये एज में कहाँ एवरेज जाएंगे, ऊपर 29,000 फीट तक तो आपका मतलब तबीयत एकदम खराब हो जाएगा। कोई महिला नहीं जा पाती है इस एज में, इंडियन, क्योंकि बाहर कंट्री के तो गई हुई है। और मैं नॉनवेज भी नहीं खाती थी, वो बोलता था वेज खा के कहाँ घास फूस खा के आप चढ़ लेगी। मैंने कहा मैं अभी तक तो क्या नॉनवेज मैंने खाया नहीं है, यहाँ तक आ गई हूँ 23,000 फीट तक, तो एवरेज भी चढ़ जाऊंगी। नहीं नहीं आप नहीं कर पाएगी। जब मेरे ऑक्सीजन में प्रॉब्लम आई तो वो मेरे काफी आगे था, मैंने उसे बताया भी नहीं कि प्रॉब्लम, मुझे लगा कि वो वापस न भेज दे। जब मेरा मीटन गिरा तो भी मैंने नहीं बताया कि मेरा ग्लव्स गिर गया है, मुझे इतना उससे डर लगने लगा था कि वो वापस ना भेज दे। मैंने ऐसे ही कहा कि नहीं नहीं है मेरा, मिल गया। क्यों आप रुक गए, मैंने कहा मेरा मीटर नहीं है। नहीं नहीं मिल गया, तुम जाओ आगे। और जब वापस जब ऊपर पहुंचे तो उसको लगा कि मैं पहुंच गए। वो मैंने कहा कुछ वीडियो तो शूट कर लो, तो बोला नहीं नहीं फोटो बस खींच लिया काफी सारा, बस वीडियो नहीं, अब नीचे उतरो। उसे तब भी लग रहा था कि मैं उतर नहीं पाऊंगी। और सही में ऐसा हुआ कि मेरा एकदम सीवियर पेट दर्द हो गया, क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं था, पानी भी मेरा था, कुछ लोग बैठे थे मैंने उन सबको बांट दिया और मेरे पास बचा ही नहीं पानी। और इतने जोर से मेरा पेट दर्द करने लगा, मैंने कहा अब मैं उतर नहीं पाऊंगी, अब मैं यहीं बैठती हूँ। उसने क्या किया, वो मेरे से काफी नीचे आके उतर गया और बोला कि जल्दी आओ नीचे। वो इसलिए उतर गया कि मैं उतर जाऊंगा तो ये पीछे पीछे अपने भी लुढ़कते पुढ़कते आ जाएगी शायद। और हुआ भी यही, जब मैंने देखा वो तो उतर गया, मुझे भी जान बचानी है, जैसे तैसे नीचे उतरी। नीचे उतरी, अभी भी कैंप 4 में पहुंचे नहीं थे हम लोग, और मेरे पेट में बहुत फिर दर्द देने लगा। तो कोई एक फॉरेनर था, उसने मुझे कुछ लिक्विड चॉकलेट दिया, वो खा ली तो 1 घंटा तक उतर पाई। फिर मैं नहीं उतर पा रहे और मैं फिसल फिसल के उतरने लगी। तब उसने कहा कि यहाँ रॉकी एरिया है, आप उतरोगे तो कहीं हाथ पैर कट जाएगा तो और मेरे ऊपर आएगा ब्लेम। मैंने कहा भैया अब मैं उतर ही नहीं पाऊंगी, आप कुछ भी कर लो, अब मुझे या तो फिसल के उतरूंगी या यहीं रहूंगी। और मैं वैसे कर करके कैंप 4 तक पहुंची। तब उसने जाके मुझे पानी दिया, जूस दिया। तब मुझे लगा ये तो मेरे लिए भगवान ही है कि मेरे लिए जूस ला रहा है, और जान में जान आई। और दूसरे दिन मुझे नीचे उतरने में उसने काफी हेल्प किया। कैंप 3 तक उसने मुझे बहुत हेल्प करके उतारा, और मैं देखती थी ये वही आदमी है जब ऊपर चढ़ने में मुझे इतना डेमोरलाइज कर रहा था, और नीचे आने में मुझे काफ़ी उसने हेल्प किया। और फिर कैंप 3 के बाद मैं इतनी फिट हो गई थी कि फिर मैं उतर पाई। तो मैं वो पल याद करती हूँ कि अगर वो मुझे नीचे नहीं उतारने में हेल्प करता तो शायद मैं वहीं रह जाती। तो अंत भला तो सब भला, फिर आदमी सब भूल जाता है स्टार्टिंग का। सही बात। माधव जी, आप कोई शेरपा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? शेरपा तो सर ऐसे भी शेरपा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कहीं मुझे उतना हेल्प की जरूरत नहीं पड़ा, उतना सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन मेरे से लोग बिंदास बहुत खुश रहते थे। और मैं अगर शेरपा का रोल बताएं तो शेरपा लोगों ने काफ़ी मेहनत करते हैं। वो लोग नोट तरीके आते, फिर हम लोगों के साथ साथ नोट लेके जाते हैं, लेकिन छोड़ के नहीं जाते हैं, विश्वास रखते हैं और उनमें भी हम लोग विश्वास करते हैं। और सबसे बड़ी बात है उनका जो बिहेवियर होती है बहुत ही अच्छा है, विश्वासी होते हैं, मेहनत करते हैं
और उस मेहनत को हम लोग आगे जब अचीवमेंट हो जाता है तो लोग भूल जाते हैं कि शेरपा का सपोर्ट मिलता है या नहीं मिला। लेकिन शेरपा का बहुत सपोर्ट रहता, बहुत योगदान रहता। जब आपको किचन स्टाफ से लेके कोडर से लेके शेरपा का एकदम सब तक पहुंचने के लिए बहुत अच्छा योगदान रहा था। थैंक यू। आप तीनों का जो अचीवमेंट है, इट्स समथिंग दैट एवरीवन कैन टॉक अबाउट फॉर आवर्स, लेकिन हमारा हैंग आउट का जो वक्त है वो खत्म हो गया। और जस्ट बिफोर आई गो, इट्स बीन अ प्रिविलेज। अरुणिमा जी, प्रेमलता जी, माधु जी, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। Thank you, the pleasure is mine. The thing is, there are many ways to read through all your stories. One can talk about how a woman scaled unattainable heights in a man's world. You can go on and on about how the harshest of circumstances can be just minor hurdles when one is determined to climb the peaks of immortality. Or we can even go spiritual with the whole mind over matter theory. While all these still are dreams, truth be told, it is their determination that overshadows every other facet. In a world that's preoccupied all the time with grievances and grumbles, our three heroes are a much-needed breath of fresh air. That streak of light in an otherwise inky black sky. It's been a privilege, and thank you all three for teaching me for years. प्रवीण, मुझे कुछ लास्ट में मुझे बोलना था। कहिए। टाटा ग्रुप के मुखिया श्री रतन टाटा जी और टाटा ग्रुप के चेयरमैन श्री सारस मिस्त्री जी, टाटा स्टील पूरा परिवार, अधिकारी और कर्मचारी, सबको मैं धन्यवाद देना करना चाहूंगी। तो साथ में मैडम लक्ष्मी पाल और पूरे देश को, ये जो मेरा रिकॉर्ड है पूरे देश के नाम, टाटा स्टील के नाम, मैडम लक्ष्मी पाल के नाम, श्री रतन टाटा जी के नाम, कि जिसकी वजह से आज मेरा ये पूरी दुनिया में मुझे लोग पहचानने लगे, मुझे जानने लगे हैं। TSR टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के नाम, सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। और सप्रेम एक हार्दिक कि आगे भी ऐसे और बच्चों को प्लेटफॉर्म दीजिए कि आगे और भी बच्चे आ पाए आगे। थैंक यू। अरुणिमा जी, हम आपको इतना जल्दी जाने नहीं देने वाले। Soni Verghese has a question for you. थैंक यू। सोनी। हेलो अरुणिमा जी, मेरा आपसे एक सवाल है जी। इनफैक्ट जो प्रेमलता जी कह रहे थे, मैं उसी चीज को रिपीट करना चाह रहा हूँ। जब भी हम कुछ ठान लेते हैं करने का कोई हिम्मत भरा काम, तो हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं वो हमें डिस्करेज करते हैं। हमें जो एनकरेजमेंट चाहिए होता है उसके उलट हमें डिस्करेज करते हैं, हमसे ये कहते हैं कि तुम्हें नहीं कर पाओगे, जैसा उनके शेरपा ने स्टार्टिंग में किया था। हाँ। तो ऐसे हालात में आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे आज के यूथ को कि जब भी कोई भी मुश्किल आ जाए कि किस तरीके से उस चीजों का सामना करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो हमें कहें कि जो आपका टारगेट है उसके प्रति इतना फोकस करो कि दूसरे की बात सुनाई ना दे। एक्चुअली जो आग आपके अंदर जल रही है आपके टारगेट के प्रति, ये उसको तो पता नहीं है। वो आग को आप हमेशा जला के रखो और जितनी भी नेगेटिव बातें आए उसमें उसको जला दो, उनकी नेगेटिव बातों को, और आगे बढ़ो आप, और लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा। और उसकी सोच, जिसने भी नेगेटिव बातें की या करता है, उसकी सोच सिर्फ उतनी है, तो इसलिए वो सिर्फ वही कहेगा जो जितनी उसकी सोच है। मेरे अंदर क्या आग जल रही है ये तो सिर्फ मुझे पता होगा, उसको क्या पता कि इसके अंदर इतनी आग जल रही है। कि मैं भी एक छोटा सा, अभी मैम ने ये चीजें कही तो मैं आइलैंड पीक जब क्लाइंब करने के लिए जा रहे थे तो मेरे साथ 2 शेरपा थे, दोनों को यकीन नहीं था कि मैं आइलैंड पीक भी क्लाइंब कर पाऊंगी। यहाँ तक कि उन्होंने बोल भी दिया था मुझसे कि रनिमा वापस चलो, लेकिन मुझे अब वो मेरे सिर्फ पैर को देख रहे थे, लेकिन मेरे अंदर का जो आग जल रहा था वो नहीं देख पा रहे थे। फाइनली मैंने आइलैंड पीक को भी क्लाइंब किया था और उसके बाद लास्ट में एवरेस्ट को भी क्लाइंब कर लिया। यहाँ तक कि एवरेस्ट से जब मैं वापस आई बेस कैंप तो मेरे शेरपाओं ने मुझसे बोला कि रनिमा हमें तो यकीन ही नहीं था कि तुम एवरेस्ट कर पाओगी। तो क्योंकि वो मेरे अंदर जो आग जल रही थी वो उस चीज को नहीं समझ रहे थे। तो किसी की बातों पे ध्यान ना देके जो आपका लक्ष्य है
आपको सोते उठते बैठते जगते वही दिखाई देना चाहिए। एक और छोटा सा मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। मैं घर में ट्रेनिंग के बीच में जब मैं अपने घर आती थी तो रात में सोते सोते रात को 1-1 बजे हम उठ जाते थे कि मुझे एवरेस्ट जाना और हम सो रहे हैं, ऐसे बोलते थे। बल्कि मम्मी लोग बोलती कि इतना मतलब उनको ये डर लगने लगा था कि एवरेस्ट के प्रति इतना क्रेजीपन। तो हम तो ये कहते कि क्रेजीपन जरूरी होता है, जब तक आप किसी चीज के पीछे पागल नहीं होगे वो आपको नहीं मिलेगा। इतना है बाकी किसी बात किसी उन लोगों के वही फिर कहेंगे उनकी सोच उतनी है इसलिए वो उतना बोलते हैं, उनकी बातों पे ध्यान ही मत दीजिए और जो नेगेटिव बोल रहे हैं उसको पॉजिटिव व्यू में लीजिए कि ठीक है आज तुम्हारा दिन है तुम बोल लो, कल मेरा दिन आएगा मैं बोलूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अरुणिमा जी, प्रेमलता जी और माधव जी, वंस अगेन बहुत ही बड़ा प्रिविलेज रहा है आपसे मिलके। थैंक यू वेरी मच। मैं और 4 लाइन कर दूंगा। जरूर कहिए। एक मैं लास्ट में 4 लाइन का आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। अभी तो इस बांस की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बांस की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। I think